जो भी हमारे यहाँ इलीगल इमिग्रेंट्स आए वो मैक्सिमम वो 40-50 के दशक से लेके और 70 तक के दशक के मैक्सिमम लोग हैं। संविधान तो कहता है ना हर व्यक्ति एक वोट देगा जी, लेकिन वो तो यहाँ भी वोट देते हैं और वहां वहाँ भी भी वोट वोट देते देते हैं। हैं। जो लोग आकर बस गए अब उनके बच्चे यहाँ पर पैदा हो गए, उनकी 2-2 3-3 पीढ़ियां निकल गई। उसके बेस पर उन्होंने अपने वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, सारे कार्ड्स बनवा दिए। तो आप इतने प्राचीन समय से आए हुए लोगों को किस ढंग से आइडेंटिफाई करेंगे? और चलिए आपने मन बना भी लिया डिपोर्ट करने के लिए, तो वो किस देश में आप उन्हें डिपोर्ट करेंगे? वो देश क्यों लेंगे? अब जब संविधान का पालन करने की कोशिश करते हैं तो कहते हैं संविधान विरोधी। क्या ये संविधान के अनुरूप संविधान का पालन नहीं कर रहे? आप सबका स्वागत है सीमा संघर्ष पॉडकास्ट में, जहां बात होती है देश निर्माण और सीमा सुरक्षा की। टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट, Shri Manu Godji. Our guest of honor today is an honorable member of Uniform Civil Code Committee and has done tremendous work in areas of illegal migration and demographic changes. Welcome to the show, sir. थैंक यू। उत्तराखंड भारत का पहला स्टेट है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी को कम्प्लीटली और सक्सेसफुली लागू किया गया है और साथ ही में ये दावा है कि 1 जुलाई 2026 तक सभी मदरसा बोर्ड्स को रिजॉल्व कर दिया जाएगा। इसका श्रेय आपको जाता है सर। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इलीगल माइग्रेशन के क्या डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, क्या एस्पेक्ट्स हैं जिन्हें हमें समझने की ज़रूरत है, और क्या ये सिर्फ एक पॉपुलेशन का विषय है या फिर ये हमारे कल्चर को और इंटरनल सिक्योरिटी को भी अफेक्ट करता है? देखिए हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद 1951 में हमारा पहला सेंसस हुआ। 36 करोड़ लोग थे हम। और अगर हम पहले सेंसस में देखें तो 1941 का जो सेंसस था और उसके बाद हुआ सेंसस हमारा 1951। तो उसमें अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, मैं एक स्टेट का उदाहरण देता हूँ, क्योंकि आज के समय में लीगल माइग्रेशन, लीगल इमिग्रेशन की सबसे ज्यादा समस्या अगर कहीं है तो वो हमारा जो बांग्लादेश बॉर्डर है उससे लगे हुए क्षेत्रों में ही है, उससे लगे सीमाओं में। तो उसमें असम हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, त्रिपुरा हुआ, इन राज्यों में बहुत ज्यादा है। तो अगर हम देखें तो 1941 के सेंसस को ध्यान से देखें और 1951 के सेंसस में, तो पश्चिम बंगाल की पॉपुलेशन में, मुस्लिम पॉपुलेशन में 20% का डिप आया। मतलब 1947 के पार्टीशन के बाद पश्चिम बंगाल की 20% मुस्लिम पॉपुलेशन वो शिफ्ट हो गई, बांग्लादेश माइग्रेट हो गई। इसका दूसरे शब्दों में कहें तो हम ये चीज कहेंगे। लेकिन वहीं हम 1951 और 1961 का अगर हम सेंसस को कंपेयर करें तो मुस्लिम पॉपुलेशन 25% हमारी बढ़ गई। अगर 20% हमारी पॉपुलेशन में डिप आया था, वो शिफ्ट हो गई थी, तो मुस्लिम पॉपुलेशन अगले एक डिकेड में वो 10-25% कैसे बढ़ गई? तो जो हमारी पहले 55 लाख की पॉपुलेशन 1941 में वो घट के 44 लाख रह गई थी 1951 में, और 1961 में वो बढ़कर फिर से 55 लाख हो। उसके बाद अगर हम 1971 वॉर की बात करें तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि बड़े स्तर पर इलीगल इमिग्रेशन हुआ, घुसपैठ हुई 1971 के दौरान, युद्ध के बाद। तो अगर हम देखेंगे तो उस दौरान बांग्लादेश की पॉपुलेशन में जो 1971 और 81 का बांग्लादेश का सेंसस है उसमें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में डिप आया, सिर्फ एक ही डिकेड में डिप आया है। और वहीं अगर हम अपने यहाँ पर देखेंगे, बांग्लादेश की मुस्लिम पॉपुलेशन को देखेंगे तो हमारे यहाँ पर 1971 में वो 44% इंक्रीज हो गया मुस्लिम पॉपुलेशन। तो जो लोग आकलन करते हैं, कहते हैं कि हमारे यहाँ घुसपैठ हुई है, अलग अलग समय पर हुई है, अलग अलग सीमाओं से हुई है, अलग अलग देशों से हुई है,
कोई कहता है हमारे यहाँ 5 करोड़ घुसपैठी हैं, कोई कहता है 10 करोड़ हैं, और सही आकलन किसी के पास नहीं है। जी। इसी चीज को जो आपका सवाल था, बहुत नेचुरल है कि अगर पॉपुलेशन डेमोग्राफिक चेंज होती है तो कल्चर पे उस चीज का इफेक्ट पड़ता है। मैं उत्तराखंड राज्य से आता हूँ। उत्तराखंड राज्य का एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि 2000 में उस राज्य का गठन हुआ। 2001 में वहां का सेंसस, जो पहला सेंसस हुआ राज्य गठन के बाद, उस समय 9% मुस्लिम पॉपुलेशन थी, बाकी अलग अलग कम्युनिटीज थी सारी। फिर 2011 का सेंसस हुआ तो 5% इंक्रीज होकर वो 14% मुस्लिम पॉपुलेशन। अब जब वो 14% हो गई 2011 में, उसके बाद 2021 का सेंसस होना था, जो कि अभी तक हुआ नहीं है, तो 2027 में वो होगा। तो लेकिन एक मोटे मोटे आकलन के हिसाब से वहां पे कहा जाता है कि वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन इस समय मिनिमम 18 से 20% है। तो इसके कारण क्या होता है कि जो लोकल नेटिव्स हैं उस स्टेट के, तो उनमें एक ये भावना आती है कि जो संसाधन, जो सारी चीजें हम लोगों के लिए थी, और वहाँ पे कल्चर बदल रही है, और वहाँ पर बड़ी अलग अलग तरह के अतिक्रमण हो रहे हैं, धर्म स्थल बन रहे हैं, तो उन सारी चीजों की वजह से सोसाइटीज में आपस में कॉन्फ्लिक्ट की स्थितियां पैदा जी जी। तो ये अनेकों राज्यों में देखने को मिल रहा। तो ऐसा जरूर है, मतलब लीगल इमिग्रेशन की वजह से ये समस्या, डेमोग्राफिक चेंज की, कल्चर की, इन सब पर इस चीज का इफेक्ट पड़ा। बिल्कुल। सर, आपने इलीगल माइग्रेंट्स के बारे में बात की, स्पेसिफिकली बांग्लादेशीज़ के बारे में। सर, मैं इनकी फेट जानना चाहूँगी कि मानिए इलीगल माइग्रेंट्स को पकड़ लिया भी जाता है, तो उसके बाद क्या इन्हें डिपोर्ट कर दिया जाता है कि टोटल क्या प्रोसीजर रहता है? देखिए, पहली चीज क्या है कि ठीक है, हमने अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के समय पर देखा होगा, अलग अलग राज्यों में और केंद्र सरकार ने अलग अलग जगह जो लोग, जो विदेशी नागरिक यहाँ पर रह रहे थे, जो पासपोर्ट के बेसिस पे आए थे, बहुत लंबे समय तक उनके जांच नहीं हुई और वो यहाँ पर रहते रहे, या इलीगली आए और वो यहाँ पर उनका पता चला, तो बहुत से लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहा भी गया, डिपोर्ट करा गया। लेकिन ये सारी चीजें एक लिमिटेड नंबर्स में हो सकती हैं। जिन दशकों में अभी हमारे यहाँ जैसे सीए और एनआरसी जैसे कानून भारत सरकार जब लेकर आई, तो उनका कितने वृहद स्तर पे विरोध किया गया, वो सबको जानकारी है। कारण क्या है कि जो भी हमारे यहाँ इलीगल इमिग्रेंट्स आए, वो मैक्सिमम जो है वो 40-50 के दशक से लेके और 70 तक के दशक के मैक्सिमम होता है। बाकी उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर है, पाकिस्तान बॉर्डर है, तो उस पे फेंसिंग का काम हो गया, उस पे मॉनिटरिंग सर्वेलेंस बहुत अच्छी हो गई, तो वहां से इलीगल माइग्रेशन बहुत कम हो गया। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों की, तो जो भी इलीगल इमिग्रेशन के रूट्स हैं, वो आइडेंटिफाइड रूट्स हैं, तो उस पर पेट्रोलिंग ज्यादा हो गया, तो उधर से भी बहुत कम हो गया। लेकिन ये सारी चीजें बांग्लादेश बॉर्डर पर बड़ी कठिनाई इन चीजों को आई, क्योंकि जिस तरह का टेरेन वहां पर है, और दलदली है, पूरा गंगा सागर का एरिया है, तो उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें जो है वो सरकार को भी महसूस होती हैं। लेकिन उसका रास्ता निकालने की आवश्यकता है। जितना भी माइग्रेशन हमारा हुआ 70-80 के दशकों तक, जो लोग आकर बच गए, अब उनके बच्चे यहाँ पर पैदा हो गए, उनकी 2-2 3-3 पीढ़ियां निकल गई, तो आप किस तरह से उन्हें रिपोर्ट करें? उन्होंने अपने यहाँ पर आधार कार्ड बनवा लिए, उन्होंने अपने वोटर आईडी कार्ड बनवा लिए। अब आप देखिए कि हमारे यहाँ पर सबसे मेन चीज क्या है कि आप उन्हें आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? आइडेंटिफाई करने के लिए आपको उनकी पेडिग्री पूरी चाहिए, ठीक है? कि भाई इनके फादर कहाँ से थे, फोर फादर्स इनके कहाँ से थे, वो आपके पास कुछ है नहीं। जी, बिल्कुल। मैं एक छोटा सा उदाहरण उत्तराखंड का देता हूँ। उत्तराखंड में अभी हम रिसेंटली काम कर रहे हैं, राज्य गठन के बाद से जब इतनी डेमोग्राफिक चेंज इतना ज्यादा हुआ, तो पता
करा गया कि भाई ये क्यों हुआ और इनके वहां से इन्होंने यहाँ के आईडी प्रूफ कैसे बनाए। तो पता चला कि हमारे यहाँ पर एक उत्तर प्रदेश के समय से पूरे भारत वर्ष में सभी राज्यों में चलती है, हर गांव में एक परिवार रजिस्टर होता था। वो परिवार रजिस्टर गांव का जो पंचायत सचिव होता है, ग्राम पंचायत अधिकारी उसे बोलते हैं, उसके संरक्षण में होता है। तो कोई भी व्यक्ति गांव में आकर बसता है या कोई भी परिवार गांव से बाहर जाता है, चाहे वो विवाह हो के कोई महिला बाहर जाए या किसी की मृत्यु हो जाए या किसी का जन्म हो, तो उसका सबका ब्यौरा उसमें लिखा होता है। और जो भी व्यक्ति परिवार का वहां पर आकर बसा तो वो उसका पंचायत सचिव से उसकी नकल ले लेता है परिवार रजिस्टर की, जिसके आधार पर वो अपने आईडी प्रूफ बनाता है। एक बड़ी विचित्र बात यह है कि 28 गांव देहरादून के आसपास के ऐसे चिन्हित करे गए, जितना सर्वे किया गया, उन 28 गांव में पंचायत सचिव 100-500 रुपए के लालच में और फेक सर्टिफिकेट्स बना के दिए। उसके बेस पर उन्होंने अपने वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, सारे कार्ड्स बनवा दिए। अब आप कब से अगर हम ये कहें कि हम 2000 से इस चीज का एग्जामिनेशन करेंगे, कौन कौन लोग यहाँ पे थे, कौन इलीगली आके बस गया, क्या हुआ, तो ये पॉलिटिकल इशू होते हैं जी। वोट बैंक पॉलिटिक्स, क्योंकि कुछ राजनीतिक दलों को अपना वोट बैंक दिखाई देता है। तो लोकतंत्र की अगर कुछ खूबियां है तो ये परेशानी वाली बात भी है। तो आप इतने प्राचीन समय से आए हुए लोगों को किस ढंग से आइडेंटिफाई करेंगे, उनकी संख्या इतनी ज्यादा हो गई है, उन्हें कैसे आप डिपोर्ट करेंगे। और चलिए आपने मन बना भी लिया डिपोर्ट करने के लिए, तो वो किस देश में आप उन्हें डिपोर्ट करेंगे, वो देश क्यों लेगा, तो इसकी बड़ी कठिनाई है। हाँ, आवश्यकता इस चीज की है कि अभी तक जो गलतियां हो गई इन पे पूर्ण विराम लगे और भविष्य के सुधार। सर, आपने जो बात की उससे हमें ये समझ में आता है कि गवर्नमेंट्स के साथ-साथ आम नागरिक की भूमिका भी बहुत अहम है, जो बेसल लेवल पर अपना काम कर रहे हैं। जैसे कि हम बिहार में देख रहे हैं, दिस रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट इज गोइंग ऑन, दैट इज एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो सर, क्या आप एसआईआर को एक सीढ़ी की तरह देखते हैं इलीगल माइग्रेशन की रोकथाम के लिए? देखिए होता क्या है कि डेमोग्राफिक चेंज के और माइग्रेशन पे एक बड़ा इसका देखें तो कैनवास। माइग्रेशन कई कारणों से होते हैं, इलीगल माइग्रेशन तो है ही है कारण, लेकिन लोग बाग अपने रोजगार की दृष्टि से, संसाधनों का अभाव कहीं पे हो तो अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, शिक्षा के लिए, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए माइग्रेशन होता रहता है। उत्तराखंड राज्य बना 2000 में, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश से भारी संख्या में लोग वहां पर माइग्रेट, क्योंकि उन्हें लगा कि नया राज्य बना है, यहाँ पे रोजगार के संसाधन अधिक होंगे। अब दूसरा क्या हुआ, जैसे एक उदाहरण देता हूँ कि आयुष्मान कार्ड, ठीक है, स्वास्थ्य सुविधा दी। अब आयुष्मान कार्ड यूपी में पूरे प्रदेश की पॉपुलेशन के लिए नहीं, जो गरीब तबका है, जो उसके पैरामीटर्स उसमें खुद के ही होते हैं उसमें। उत्तराखंड में पुरानी सरकारों ने क्या किया कि उन्होंने उत्तराखंड की पूरी जनता के लिए आयुष्मान कार्ड अलाउ कर, एक छोटा सा उदाहरण, तो उन्हें वो आयुष्मान कार्ड का बेनिफिट यूपी में नहीं मिलता, तो वो क्या प्रयास करेंगे कि हमें उस आयुष्मान कार्ड का बेनिफिट आके उत्तराखंड में मिल जाए। तो इस स्वास्थ्य के लाभ को लेने की वजह से माइग्रेशन, पश्चिम उत्तर प्रदेश इतना बड़ा एरिया है, लेकिन कोई भी सरकारी अस्पताल बड़े स्तर का, मतलब एम्स पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं है। ऋषिकेश में एक एम्स है। अब सरकार ने ऐसी योजना बनाई कि हर राज्य में एम्स देना है, बहुत अच्छा प्रयास था, लेकिन आप 1 करोड़ वाले राज्य की पॉपुलेशन जिसकी है उसे भी एक एम्स दे रहे हैं, और जिसकी 25 करोड़ है उसे भी एक एम्स दे रहे हैं। इतना पॉपुलेशन लोड तो हॉस्पिटल्स नहीं संभाल पाते। तो ये कारण, अब जिस तरीके से माइग्रेशन हुआ तो उनका आप देखिए, अभी निर्वाचन आयोग ने 2 वर्ष पहले उत्तराखंड राज्य में एक नोटिस भेजा, लेटर भेजा, और उन्होंने कहा कि जिस तेजी के साथ वोटर्स में वृद्धि हुई है 3 जिलों में, 4 जिलों में, उत्तराखंड के हरिद्वार, देहरादून और नैनीताल,
इतनी इंक्रीज आज तक आजादी के बाद किसी भी स्टेट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में देखने को नहीं। तो ये क्या कारण है, इसका जिलाधिकारी को भेजा गया, जिला निर्वाचन अधिकारी को, कि आप संज्ञान लीजिए और रिपोर्ट दीजिए। अब कारण, आप राज्य गठन के बाद से जितनी पॉपुलेशन आई, वो बॉर्डर की दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश राज्य के जो जिले हैं, सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, मेरठ है, बिजनौर है, रामपुर है, बरेली है, पीलीभीत है, तो वहां की वोट, वहां भी उनके वोट बने हुए हैं और यहाँ भी वोट बने हुए हैं। अब अगर आप इनके करेक्शन की बात करें, जो आपने बिहार का सवाल पूछा, तो अगर आप इन्हें करेक्ट करने की, संविधान तो कहता है ना हर व्यक्ति एक वोट देगा, जी, लेकिन वो तो यहाँ भी वोट देते हैं और वहाँ भी अभी वोट बोलते थे। तो अगर इसके करेक्शन की बात करते हैं, तो क्या ये संविधान के अनुरूप संविधान का पालन नहीं कर रहे? अब जब संविधान का पालन करने की कोशिश करते हैं तो कहते हैं संविधान विरोधी है। तो समझ में नहीं आता कि वो कौन से संविधान को मानते हैं। क्या इसी संविधान को मानते हैं, उस बुक में जो वो हाथ में लेके लोग बाग घूमते हैं, उनके हाथों में कोई और संविधान जो वोट बैंक के हिसाब से करता है। यूसीसी जब से लागू किया गया है तब से ही विवादों में घिरा रहा। सर, आपको किन मिसकंसेप्शंस का सामना करना पड़ा और क्या यूसीसी का रोल हो सकता है समाज में समानता लाने में और एक पॉपुलेशन बैलेंस को भी बनाए रखने में? देखिए, जब उत्तराखंड राज्य ने सीसी के लिए समिति का गठन किया, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में, जो सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज थी, जस्टिस प्रमोद कोहली सिक्किम हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस, शत्रुघ्न सिंह जो हमारे उत्तराखंड राज्य के मुख्य सचिव रहे, और प्रोफेसर सुरेखा ढकवाल जी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, और मैं, तो समिति ने सबसे पहले एक चीज डिसाइड की कि ये समान अधिकार देने के लिए कानून है जो बनाना है। अब समान अधिकार किसे देना है? समान अधिकार डिफरेंट कम्युनिटीज को तो देना ही देना है, लेकिन उन कम्युनिटीज की 50% आबादी को देना है, मतलब महिलाओं को। तो सबसे पहले फोकस पे महिलाएं थी। महिलाओं को समान अधिकार क्यों नहीं मिलता था? उसके बहुत सारे कारण। हमारा पुरुष प्रधान हमेशा समाज रहा है, और बेटियों को पराया समझा जाता है, चाहे कोई भी कम्युनिटी को यही सोचा जाता था कि बस बेटी की शादी हो जाए और हम अ, जो है उसकी जिम्मेदारी से मुक्ति पाए। पिता सोचता था कि माता पिता सोचते थे कि बेटी का विवाह हो गया तो हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, हमारी संपत्ति तो हमारे बच्चे के लिए, बेटे के लिए। ठीक है, तो जैसे पहले गांव में कहावत भी होती थी ना, कोई पैर छूता था किसी के तो बोलते थे दूध बनाओ तो करो। तो पुत्र प्राप्ति का ही आशीर्वाद हमेशा दिया। ठीक है, जबकि सृष्टि को चलाने के लिए तो दोनों पहियों की जरूरत। तो सबसे पहला फोकस इसी चीज को लेके था। उसमें यही प्रयास किया गया कि किन किन कम्युनिटीज पे क्या क्या विरोधाभास है, किन किन स्तर पे किस किस समुदाय में कहाँ कहाँ महिलाओं का शोषण है। तो सबसे पहली चीज एज ऑफ मैरिज। अब आप कहिए कि एक समुदाय में भारत सरकार ने अगर एज ऑफ मैरिज 18 वर्ष के लिए डिसाइड कर रखी है, तो एक समुदाय की बच्चियों को क्यों उससे अछूता रखा जाए? जी, क्या आज के सभ्य समाज में, पढ़े लिखे समाज में, कोई इस बात को ये कहेगा कि 12, 13, 14, 15 साल की बच्ची का विवाह करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। लेकिन हमें इसके लिए विरोध का सामना करना पड़ा। क्या आज के समय में, जब हमारी बेटियां, अभी हम रिसेंटली देख रहे हैं, हमारी बेटियों ने अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है, जी, ठीक है, तो जहां बेटियां इस स्तर पे पहुंच गई हैं, तो ऐसा कौन सा सभ्य समाज होगा जो कहेगा उन्हें बराबर का अधिकार नहीं होना चाहिए? लेकिन हमें क्यों भाई, आप क्यों महिलाओं को बराबर का अधिकार देंगे संपत्ति? तो बाकी सारे रिलीजन में थे, लेकिन खास तौर से मुस्लिम वर्ग में हमें ये चीज का विरोध का बहुत सामना करना पड़ा। उसके अतिरिक्त
कुछ ऐसी कुरीतियां थी। कुरीतियां हर समुदाय में, अगर आप हिंदुओं में देखें तो करेक्शंस हिंदुओं में भी बहुत हुए समय रहते हुए। हम हिंदुओं में सती प्रथा चलती, वो तोड़ा गया। आजादी के बाद आजादी के समय से हिंदू कोर्ट बिल पे काम होना शुरू हुआ, बाद में उसके अपने पर्सनल सिविल लॉज आए। तो हिंदुओं के यहाँ विवाह एक संस्कार है, उसे जन्म जन्मों का संबंध माना जाता है। लेकिन वही मुस्लिम्स में, क्रिश्चियंस में तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट, जिसे तोड़ा जा सकता है। तो आप ये समझिए कि आप कैसे किसी एक जने को, भाई ट्रिपल तलाक का केस आपने देखा है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, शाहबानो केस मेंटेनेंस का आपने देखा, कितने लंबे समय लड़ाई चली और सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या करके अपना निर्णय दिया। और निर्णय देने के बाद तत्कालीन सरकार को, उस महिला जो आज महिला विपक्षी सरकार और लोग बाग बनते हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, उसे उस समय सन 85 में ध्यान नहीं आया उस शाहबानो की वो भी महिला है, उसके भी बच्चे हैं, उसे भी जीवन यापन करना है। या शायरा बानो जो ट्रिपल तलाक के लिए भटकती रही कितने वर्ष, और ये तो वो महिलाएं जो किन्हीं न किन्हीं के सहयोग से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। कितने तो ऐसे हैं जो केस भी फाइल नहीं कर पाते। फिर वो कुरीतियां, हलाला, इद्दत। अब हमने एक जगह पूछा कि आप ये बताइए कि आप कह रहे हैं इद्दत तो हमारी परंपरा है, मैंने कहा लॉजिक क्या था, आप इद्दत क्यों करते? इद्दत करने का लॉजिक ऐसा था कि अगर किसी ने किसी महिला को तलाक दे दिया किसी पुरुष ने और वो पुनर्विवाह जी। करे, या उसके पति की मृत्यु हो जाती है और वो बाद में पुनर्विवाह करती है, तो ये दो कारणों में कहीं वो महिला अपने पहले पति से प्रेग्नेंट तो नहीं है, गर्भवती तो नहीं, इसे जांचने के लिए, इसे देखने के लिए उसे इद्दत के लिए लगभग 3.5 पौने 4 महीने समय गुजारना होता है, एक लाख। लेकिन आज तो मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर गई, तो आज उसे क्यों उसका उत्पीड़न करना है? तो जब इन सवालों के, लॉजिकल सवालों के जवाब मांगा जाता था, तो वहां लॉजिक सुनना पसंद नहीं करते। लेकिन वही हमें मुसीबत की बहुत सारी महिलाएं निकल कर आई जिन्होंने अपनी ओपिनियन दी। हम लोगों ने सबसे बड़ा जनसंवाद कार्यक्रम किया कोई भी कानून बनाते हुए, तो उन्होंने बहुत अच्छे से इन चीजों को रखा। उन्होंने ये जो मैरिज को लेके, शिक्षा को लेके, ये सारी चीजों को लेके रखा। इससे हमें ये पता चलता है कि यूसीसी में सिर्फ समाज समानता की नहीं, साथ ही में विमेन राइट्स के बारे में भी काफी बात की गई है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ओवरनाइट अगर आप कोई पॉलिसी को चेंज करना चाहें तो वो क्या होगी? इस देश में सबसे पहली सारी समस्याओं की जड़ से थे। विश्व के 2.4% भूभाग पर 4% वाटर रिजर्व हमारे पास है और 18% पॉपुलेशन है। हर समस्या, चाहे वो बेरोजगारी की समस्या हो, भूखमरी की हो, प्रदूषण की हो, स्वास्थ्य सुविधाओं की हो, आप किसी भी समस्या की बात करेंगे तो हमारे देश में हर फील्ड में सप्लाई और डिमांड का रेशो बिगड़ा हो, और उसका मेन कारण इस देश की बढ़ती हुई पॉपुलेशन। जी सर। तो सबसे पहला काम इस देश के लिए जरूरी है, इस देश के लिए एक पॉपुलेशन मैनेजमेंट, और इस देश के लिए एक जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए, मैं नियंत्रित करना नहीं कहूंगा, इस लोगों को जिम्मेदार बनाने के लिए, अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदारियों को समझाने के लिए कि आप उतने बच्चों को जन्म दीजिए जितना तो भरण पोषण आप आसानी से कर सके। तो इसके लिए आवश्यकता है एक जिम्मेदार अभिभावक। सर, क्या डेमोग्राफिक चेंज और इंटरनल सिक्योरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? हाँ बिल्कुल। मैं आपको इतिहास में लेके जाता हूँ, भारत पाकिस्तान की युद्ध की बात बताता हूँ। अगर हम राजस्थान बॉर्डर पे जाएं, लोगेवाला पोस्ट बॉर्डर की फिल्म सबने देखी होगी, तो उस समय जब युद्ध हुआ, तो अगर आप लोगेवाला जाएंगे तो वहां पर आज भी एक कुआं है, उस कुएं का पानी कोई नहीं पीता। क्यों? इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि उस कुएं के पानी में उस दौरान जहर मिला दिया गया। ठीक है, तो
अगर डेमोग्राफिक चेंज होगा, कोई भी है बॉर्डर क्रॉस करके अगर आ रहा है इलीगल हमारे देश में, तो वो सबसे पहले कहाँ जाए? सबसे पहले वो आके सीमा के नजदीक सबसे पहला जो गांव होगा वहां पर रुके। पहले गांव में नहीं रुकेगा, दूसरे में रुकेगा, दूसरे में नहीं रुकेगा, तीसरे में रुकेगा, लेकिन पहले तो रुकेगा। अब अगर उन गांव के लोग इतने जागरूक होंगे कि हमें उसे यहाँ पर संरक्षण नहीं देना और उसे आश्रय नहीं देना, तो नहीं वो आ ही नहीं पाएगा कोई। लेकिन जब वो सीमा पे डेमोग्राफिक चेंज होता है और उन गांवों में रहने वाले लोग आने वालों का स्वागत करते हो, तो डेमोग्राफिक चेंज का इलीगल माइग्रेशन जो होगा, तो उसका तो बहुत भारी असर और इंटरनल सिक्योरिटी पे पड़ेगा। उदाहरण मैंने आपको बताया। अब ऐसी परिस्थितियां कहाँ हैं? ऐसी परिस्थितियां बंगाल, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश बॉर्डर पे। तो बांग्लादेश बॉर्डर पे सबसे पहला काम तो, जैसे हमारे यहाँ देखे जाए, तो उत्तराखंड में जब भारत चाइना युद्ध हुआ, तो कुछ गांव थे जो कि चाइना से लगे हुए हाई एल्टीट्यूड वाले हिमालय क्षेत्रों में लोग बाग रहते थे। 1962 की वॉर के बाद नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए उन गांवों से उन लोगों को वहां से शिफ्ट कर दिया गया नीचे की साइड, और एक इनर लाइन बना दी गई कि भाई बॉर्डर से 50 किलोमीटर के करीब का एरिया ऐसा हो गया, लगभग मैं बता रहा हूँ कि ये नो मैंस लैंड है, यहाँ पे सिर्फ फौज होगी, आईटीबीपी होगी, ये लोग हों। तो अगर किसी को भी मान लीजिए टूरिज्म के लिए या किसी भी चीज के लिए उन क्षेत्रों में जाने की आवश्यकता होती है, तो उसे इनर लाइन परमिट लेना होता है, तब वो जा पाता है। तो सबसे पहली चीज जरूरी है कि ऐसे गांव जहां पर इलीगली घुसपैठ करने वाले लोगों का स्वागत करा जाता है, उन्हें संरक्षण दिया जाता है, उनको बॉर्डर से शिफ्ट करने की आवश्यकता है। जब आप कर पाएंगे तो ही इस इलीगल घुसपैठ को आप रोक पाएंगे। इस समस्या पर अगर आज काम नहीं होता है और जागरूकता नहीं फैलाई जाती है, तो सर आपको क्या लगता है कि आने वाले 20 वर्षों में क्या किस सिचुएशन का हमें सामना करना पड़ेगा? हाँ देखिए, हमारे जो संसाधन है, अगर हम 70 के दशकों में बात करें, तो भारत में एक स्टरलाइजेशन प्रोग्राम, नसबंदी कार्यक्रम चला। जब नसबंदी कार्यक्रम चला 74-75 के दशक में, इमरजेंसी के दौरान, तो चाइना को लगा, कहा जाता है कि लगभग 60 लाख लोगों की, अनऑफिशियल डेटा है कि 60 लाख लोगों की जो है वो नसबंदी कराई। अगर वो नहीं हुई होती, वो गलत तरीके से हुआ, अगर उसे उचित तरीके से पॉपुलेशन पॉलिसी उस दौरान लेकर आई जाती, तो शायद ये स्थिति नहीं होती। उसी दशक में जब भारत को जनसंख्या पर नियंत्रण करते हुए देखा, तो चाइना भी अपनी वन चाइल्ड पॉपुलेशन पॉलिसी लेकर आया। क्यों? क्योंकि ये दोनों देश उस समय विश्व की 36% पॉपुलेशन इन दोनों देशों की, और जितने विकसित राष्ट्र थे, जितने पाश्चात्य देश थे, उनके लिए एक बाजार। तो अगर आप जैसे ही अपनी पॉपुलेशन को अपने संसाधनों के अनुरूप कम करने की कोशिश करेंगे, तो उन देशों में जिनके लिए हम बाजार हैं, उन देशों में चिंता होनी स्वाभाविक सी बात। उस दशक में आप देखें तो चाइना और हमारी पर कैपिटा इनकम सेम, चाइना का और हमारा इकोनॉमी सेम, लेकिन चाइना तो हमसे 3.25 गुना बड़ा है साइज। तो नेचुरल रिसोर्सेज के तौर पर अगर हम देखें, तो चाइना एक बेटर पोजीशन में था उस समय। लेकिन हुआ क्या, उसने वन चाइल्ड पॉपुलेशन पॉलिसी लाके अपने 35 वर्षों में 40 करोड़ नए होने वाले बर्ड्स को कंट्रोल करा। कंट्रोल करके उसने अपना टोटल फर्टिलिटी रेट को जल्दी डाउन लेकर आया। अब वो रिप्लेसमेंट लेवल को अपना मेंटेन रखने के लिए, अब वो 2 चाइल्ड, कहीं कहीं पे 3 चाइल्ड के लिए भी अलाउ करता है। जो पैसा उसे वेलफेयर स्कीम्स पर लगाना पड़ता, उन 40 करोड़ पर अगर होती, फिर उनके भी आगे बच्चे होते, तो जो पैसा उनकी वेलफेयर स्कीम्स में उनको संसाधन देने के लिए लगाना पड़ता, उसको डिफेंस में, रिसर्च में, सारी चीजों में उसने इस्तेमाल करा अपने रिसोर्सेस को। और आज इकोनॉमिकली चाइना कहाँ है और भारत कहाँ है?
हमें आज भी शौचालय बनाने पड़ रहे हैं। और ये ठीक है, हमने एक हम टारगेट लेके कोई चीज पूरी कर दें कि भाई हम अ, इस वर्ष में हम ये पूरा ये काम कर लेंगे, सबको घर दे देंगे या सबको शौचालय दे देंगे, लेकिन इसके बाद जो बढ़ने वाली आबादी है उसके लिए क्या करें? तो हम तो फिर आके नहीं करते। तो जरूरी इस चीज की जरूरत है कि हम लोग संसाधनों के अनुरूप जो हमारे देश के रिसोर्सेज हैं उनके अनुरूप हमारी पॉपुलेशन हो, और उनके अनुरूप हमारी पॉपुलेशन जब होगी तभी इस देश का वास्तविक मायने में विकास हो पाएगा। आज मैं एक कार्यक्रम में था, वहां पर बड़ी अच्छी सी बात सुनने को मिली कि विकसित भारत तब होगा, ये ऊंची इमारतों से विकसित भारत नहीं होगा। विकसित भारत तब होगा जब हमारी नदियां गहरी होंगी और जल से भरी। तो रिसोर्सेस के लिए मैंने कहा। सर, आपको क्या लगता है कि सीमा जागरण मंच जैसे संगठनों का और एक आम नागरिक का भी बेसल लेवल पर क्या योगदान हो सकता है? देखिए, सबसे मेन चीज क्या है, सीमा जागरण जैसे नाम से भी पता लगता है कि सीमा जागरण सीमा पे जागरण का काम करते हैं। जागरण का काम किस चीज के लिए? कि लोगों को ये अवेयर करने के लिए कि अगर ये राष्ट्र सुरक्षित नहीं रहेगा तो आप भी सुरक्षित नहीं नहीं रहेंगे। तो राष्ट्र के सुरक्षित होने के लिए वहां के सीमा प्रहरी आपको बनना है। आपको सीमा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को, और इसी को ध्यान में रखते हुए अभी भारत सरकार ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाया। तो सीमा क्षेत्रों के कई गांवों को चिन्हित किया गया। पहले दूर सुदूर बॉर्डर एरियाज में जो है वो गांव बचे हुए थे। कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमें दूसरे देशों से घुसपैठ की जानकारी या सैनिकों के जमावड़े की जानकारी कोई भेड़ चराने वाले, बकरी चलाने वाले से, किसी किसान से मिलती थी। तो जब वो चले गए, वहां से वो लोग हट गए, तो किन्हीं भी कारणों से हटे, तो उसके बाद बॉर्डर पे देखा गया। अगर हम चाइना को देखें तो चाइना का बॉर्डर मैनेजमेंट और जिस तरीके से बॉर्डर पे हम क्या करते हैं कि एक शब्द आता है कि कब्जा करना, कि कब्जा किसका है, अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होती है किसका कब्जा है। तो चाइना अपना कब्जा स्ट्रॉन्ग कर रहा है जी। और वो कर चुका है जो उसका क्षेत्र है। तो हमें भी अपने क्षेत्र पे कब्जा, अपना आधिपत्य, कि हाँ ये हमारा एस्टेब्लिशमेंट यहाँ तक है। अगर हम उसे ऐसे ही खुला छोड़ेंगे तो जैसे खेतों में लड़ाई होती है ना, दो किसानों में ट्रैक्टर चलाते हुए एक ने मेड़ काट दी, दूसरे ने विवाद करना शुरू कर दिया कि तुमने मेरी जमीन पर घुस गए, वो कहेगा मेरी जमीन पर घुस। हमें अपनी बाउंड्रीज को पक्का करने की वो जरूरत है। करने की जरूरत है, और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत है जो बॉर्डर एरियाज में रहने वाले लोग हैं उन्हें जागरूक करने की, और ऐसे लोग जो सीमा पे हैं जो कि अवैध घुसपैठियों को संरक्षण देते हैं उन पर प्रॉपर सर्विलांस कर। सर, अब हम एक रैपिड फायर राउंड करेंगे जिसमें आपको एक वर्ड दिया जाएगा और आपके माइंड में जो भी थॉट आता है वो आप हमसे साझा करें। जब आप सीमा शब्द सुनते हैं तो आपके मन में पहला शब्द क्या आता है? ब्लड लाइन्स। सीमा प्रहरी आपके लिए क्या भावना जगाता है? सैल्यूट। अवैध प्रवासन एक शब्द में सबसे बड़ा खतरा किस चीज को है? राष्ट्र सुरक्षा। राष्ट्र की सुरक्षा क्या भावना या चित्त सबसे पहले उभरता है? बॉर्डर सिक्योरिटी। जनसंख्या संतुलन एक शब्द में क्यों जरूरी है? भविष्य निर्माण, भविष्य सुरक्षा। डेमोग्राफिक चेंज सुनकर दिमाग में पहला विचार क्या आता है? इस शब्द को लेके मेरे मन में एक विचार नहीं आता, बहुत विचार आते हैं। तो बस मैं इतना कहूंगा, इसका शब्द, एक शब्द में मैं उत्तर नहीं दूंगा। 1968 में एक किताब लिखी, विश्व के 300 वैज्ञानिकों को इकट्ठा करके एक जगह रखा गया जो विविध क्षेत्रों में काम करते थे, और एक पुस्तक लिखी गई। उस पुस्तक की अगले 50 वर्षों में ये दुनिया में आपके क्षेत्र में क्या हो रहा हो, उस सब उनके लेखों का संकलन करा गया। वो पुस्तक बहुत चर्चा में आई 2018 में।
उस पुस्तक का नाम था टूवर्ड्स द वर्ल्ड 1968। उस पुस्तक में एक बहुत अच्छी बात लिखी थी कि वर्ष 2018 में ये धरती के लोग जो है वो 1968 के वातावरण, पर्यावरण, उन सब के लिए तरस रहे। तो डेमोग्राफिक चेंज को आप इससे अच्छे से समझ सकते कि हम किस ओर जा रहे हैं। संस्कृति किस चीज से सबसे अधिक खतरे में है? शिक्षित और साक्षर होने में बहुत अंतर है। जी। जनता को शिक्षित करना। डिपोर्टेशन क्या संभव है और क्या असंभव? आगे ऐसी परिस्थिति ना पैदा हो, उसकी रोकथाम ज्यादा जरूरी। वोटर लिस्ट रिवीजन पहला शब्द जो भी आपके मन में आता है। इमीडिएट पूरे देश में होना इमीडिएट। नागरिक जिम्मेदारी एक शब्द में। राष्ट्र सत्ता, सीमा जागरण मंच आपके मन में क्या छवि बनाता है? राष्ट्र पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। और आज के इंटरव्यू में वी हैव गॉट द इनसाइट्स अबाउट लॉ, गवर्नेंस एंड सोशल इश्यूज डीपली। ऐसे ही मुद्दों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सीमा संघर्ष पॉडकास्ट।